सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 22, जिसका नाम है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश, यानी कि बच्चों अनसीन पैसेज एंड स्टैंजास। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, आइए बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जिन गद्यांश या काव्यांश को पहले कभी ना पढ़ा गया हो उन्हें अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया। देखिए, आपकी परीक्षा में आपको कुछ ऐसे आपको गद्यांश दे दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, या फिर बच्चों काव्यांश भी हो सकते हैं। और बच्चों, उन्हीं को पढ़ के आपको जो भी दिए गए प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं आपके अपठित गद्यांश या फिर काव्यांश। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इस अध्याय में वही करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, परीक्षाओं में अपठित गद्यांश या काव्यांश से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश का उत्तर देने से पूर्व इन्हें 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि तभी तो आप दिए गए प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, फिर प्रश्नों को समझते हुए उनके उत्तर लिखने चाहिए। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए, है ना बच्चों। तो चलिए, आइए अब हम देखें, यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, तो हमें पहले एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखें। तो बच्चों, आपका देखिए गद्यांश 1 है, आइए इसे पढ़ते हैं। ठीक है, लोकगीतों के कई प्रकार हैं, इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरांव, मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं। ठीक है, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका, ठीक, और निर्विनम्र लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे, 20-20, 30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। ठीक है, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। ठीक है, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। ठीक है, तो उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। ठीक है, चलिए, तो चलिए बच्चों, देखो हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया है। अब आइए हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, किनका जीवन नियमों की जकड़ में ना बन सका। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर कहाँ पे है, यहाँ देखिए, ये देखिए, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराम मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्विनम्र है, लहराता है। तो बच्चों देखिए, यही है इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका अगला प्रश्न क्या है, आदिवासियों के संगीत की क्या विशेषता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कहाँ देखा था, ये देखिए, ये रहा, यह देश के आदिवासियों का संगीत है। बच्चों कौन सा, देखिए, लोकगीतों के प्रकार। ठीक है, फिर इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोकगीतों के बारे में बताई जा रही है कि ये क्या है, लोकगीत कई प्रकार के हैं। ठीक है, और कैसे बच्चों, इनका एक जो प्रकार है वो क्या है, बड़ा ही ओजस्वी है और सजीव है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यही है इसका उत्तर। ठीक है, और देखिए बच्चों, देखो, और क्या है, इनके गीत और जो नाच है वो अधिकतर कैसे हैं, साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे भी जाते हैं। ये भी इसकी क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, आगे इसका तीसरा प्रश्न है, किनके गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किनके गीतों का, देखिए ये रहा, देखो बच्चों, तो ये है गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, और देखिए उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, क्योंकि बच्चों देखिए ये सारे कैसे हैं, ये सारे पहाड़ी स्थान है। ठीक है, तो ये जहां पर भी इनके जो भी गीत होते हैं वो अलग ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हमने पहाड़ी नाम दे दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब अगला है बच्चों देखिए चौथा प्रश्न इसका, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सारा किसके बारे में बताया गया है, ये लोकगीतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, या फिर देखिए हम लोकगीतों की विभिन्नताएं भी बोल सकते हैं, या फिर लोकगीत भी इसका एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। ठीक है ना, चलिए बच्चों, लेकिन आप इसको अपने अनुसार कोई भी एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं, जो कि आपके इस गद्यांश के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका 5वां प्रश्न, निम्न के शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए, निर्जीव और अभिन्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे निर्जीव का जो विलोम शब्द होगा कौन सा हो जाएगा, देखिए सजीव, ये देखिए ये लिखा सजीव। ठीक है, पहली ही
लाइन में है, ठीक है। चलिए फिर देखिए अभिन्न है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये पूरा गद्यांश जो हमने कर लिया है और दिए गए प्रश्नों को काफी अच्छे तरीके से हमने इसे पूरा कर लिया है ना। चलिए आइए अब हम करते हैं इसका अगला गद्यांश, ठीक है। इसका है गद्यांश 2। आइए इसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेछुईन एवं तुआरेग भी शामिल है, ठीक है। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है, ठीक है ना। फिर देखिए, धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, ठीक है। फिर देखिए आगे बच्चों, यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों। तो आइए, हमने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके प्रश्न और उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है, क्या बेछुईन एवं तुआरेग कौन है? बताइए बच्चों कौन है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए इसका उत्तर कहाँ पे है, ये देखिए क्या बोला था यहाँ पे, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, ठीक है, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में, ठीक है, ये समुदाय के लोग हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया, ठीक है। देखिए तो क्या बोला गया है यहाँ पे, ये सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में जो अलग अलग समुदाय रहते हैं, उन समुदायों में ये कुछ हैं, ठीक है। कौन से? एक बेछुईन और तुआरेग। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, चलवासी जनजाति कौन है, ये लोग क्या करते हैं? तो चलिए बच्चों आइए देखें चलवासी जनजाति कहाँ पे है। देखिए हमने कहाँ पे देखा था, आइए मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, इसका उत्तर। देखिए बच्चों, तो चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े एवं पशुधन पालते, ठीक है, घोड़े जैसे पशुधन पालते हैं। देखिए क्या बोला गया था, चलवासी जनजाति कौन है, ये लोग क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों आपको समझ आया क्या है ये। देखिए चलवासी जनजाति ये वहीं की है, सहारा रेगिस्तान की एक समुदाय के लोग हैं, ठीक है। और ये जो पूरी जनजाति है क्या करते हैं, ये देखिए बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े एवं इन जैसे जो पशुधन है वो पालते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और देखिए वो क्या करते हैं, इन पशुओं से जो उन्हें दूध मिलता है, ठीक है, दूध, उनसे जो खाल, ठीक है, दूध मिलता है तो वो उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो उनकी खाल होती है उससे पेटी, जूते, पानी की बोतल, ये सब जो बनाते हैं, ठीक है ना। उनके पशुओं के बालों से क्या बनाते हैं बच्चों, चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और देखिए ये देखिए धूल भरी जब आंधियां चलती हैं और या फिर अपने शरीर को गर्म वायु से बचाने के लिए भी ये लोग भारी भारी वस्त्र जो है तैयार करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों आगे इसका अगला प्रश्न तीसरा देखिए, धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए चलवासी जनजाति के लोग क्या करते हैं। तो देखिए वो जो पशु पालते हैं उन्हीं पशुओं की वो जो खाल होती है, जो उनके चमड़ा होता है, देखिए बच्चों, तो धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या करते हैं बताइए, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए चौथा देखिए आप, सहारा रेगिस्तान के मरुद्यानों एवं मिस्र की घाटी में रहने वाले लोग कौन कौन सी चीजें उगाते हैं। तो चलिए बच्चों क्या बोला गया है, यहाँ देखिए, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। देखिए कौन कौन से, ये देखिए ये क्या करते हैं, जल की उपलब्धता होने से क्या करते हैं, लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पे चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि बच्चों वहां पे कपास भी उगती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों इसका अगला पांचवा प्रश्न, देखो मिस्र की कौन सी फसलें पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो देखिए बच्चों ये तो कपास अभी हमने देखा था, इसकी आखिरी लाइन में ही है, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो देखिए ये गद्यांश भी हमारा पूरा हो चुका है, हमने सारे प्रश्नों को कर लिया है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आइए अब देखो अगला, देखिए इसमें आप गद्यांश 3 है, गद्यांश 4 है और गद्यांश इसमें 5 भी है। तो देखिए बच्चों ये जो है तीनों गद्यांश ये अब आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना, कर पाएंगे ना बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं काव्यांश, ठीक है बच्चों। आइए काव्य, देखिए बच्चों काव्यांश यानी कि कविता का एक अंश, ठीक है। चलिए देखिए आइए हमें एक काव्यांश दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो देखिए बच्चों पहला काव्यांश है इसमें, चलिए तो पहले से पढ़िए। मुझे जानते हो बच्चों, बल खाती, इठलाती चलती, पर्वत से लहराती आती, कल कल करती और उछलती, उछलू कूदू शोर मचाऊं, सोए पाषाणों में मचलूं,
कंकड़ पत्थर साथ बहाऊं, उनको अपने संग ले चलूं, घने जंगलों में से अपनी राह बनाती आती हूँ मैं, निर्भयता से बढ़ने का संदेश सुनाती आती हूँ मैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अभी हम एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो बच्चों देखिए ये है प्रश्न 1, क्या है, कविता में किसका वर्णन है, बताइए मुझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए शुरुआत से इसको देखिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, बल खाती इठलाती चलती, पर्वतों से लहराती आती, कल कल करती। अब देखिए कल कल कौन करता है बताइए, कौन कौन करता है बताइए। तो कल कल करती हुई नदियां आती हैं जो कि पर्वतों से बहती हुई आती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जब वो आती है तो वो कल कल की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये वही है, तो बच्चों समझ आ रहा है। और देखिए कंकड़ पत्थर साथ बहाऊं, यानी कि बच्चों जब नदी बहती है तो अपने साथ छोटे बड़े कंकड़ पत्थर मिट्टी जो सब कुछ बहा कर ले आती है और समतल भूमि में मैदान में बिखेर देती है, समझ आया। तो ये इसका मतलब बच्चों ये नदियों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, नदी कहाँ से और किस प्रकार आती है। देखिए नदी आ गया ना बच्चों, तो देखिए नदी कहाँ से आती है, नदी आती है पर्वतों से, ठीक है। और कैसे, कल कल करती उछलती, उछलू कूदू और शोर मचाऊं, मतलब नदी कैसी आती है, उछलती कूदती है ना, और कल कल करती, फिर शोर मचाती हुई सोए पाषाणों में मचलू, यानी कि उनसे टकराती हुई जो है वो आती है, और कंकड़ पत्थर को भी अपने साथ साथ बहाकर लाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों आगे फिर, अब देखिए फिर तीसरा प्रश्न, नदी कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए बच्चों कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ देखिए क्या बोला गया था, यहाँ देखिए क्या बोला है, घने जंगलों में से अपनी राह बनाती आती हूँ, यानी कि बच्चों क्या बोल रहे हैं, देखिए कहाँ से गुजरती है, नदी जब पहाड़ों से आती है तो वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हुई गुजरती है और वनों के बीच में से, जंगलों के बीच में से अपना रास्ता बनाती हुई सब वनों को पार करती हुई जो है सागर में मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसका चौथा प्रश्न, नदी कौन सा संदेश सुनाती है, बताइए कौन सा संदेश सुनाती है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अब देखो कहाँ लिखा था, ये देखिए निर्भयता से बढ़ने का, निर्भयता यानी कि बच्चों देखिए बिना डरे, देखिए जिस प्रकार नदी जो है पहाड़ों से बिना डरे बिना रुके कल कल करती हुई शोर मचाती हुई ऊपर से नीचे की तरफ आती है और इतने बड़े बड़े पहाड़ों से पार करने के बाद वो जाकर सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार बच्चों हमें भी निर्भयता से आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, नदी की तरह है ना, क्योंकि नदी कभी नहीं रुकती है ना, उसी प्रकार हमें भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न, देखिए काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये नदियों के बारे में है ना, तो चलिए बताइए बच्चों क्या लिखेंगे, हम बोल सकते हैं क्या बताइए, पर्वतों की रानी नहीं, या फिर नदियों की रानी नहीं बच्चों। देखिए बच्चों हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं बताइए, तो हम इसे कह सकते हैं क्या, नदियां है ना, ये भी शीर्षक हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्या बताइए, जीवन, या फिर जल ही जीवन है ना, इस प्रकार का कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों अब आगे देखिए, कर लिया बच्चों हमने ये वाला। चलिए अब आइए बच्चों अब हम करते हैं इसका दूसरा काव्यांश, ठीक है। देखो तो चलिए सबसे पहले हम इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ में फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो चलिए बच्चों आइए देखिए हमने पढ़ लिया है, अब देखिए क्या बोला गया है, उपयुक्त काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। देखिए बच्चों पहला प्रश्न क्या है, काव्यांश में कौन किससे अपने मन की बात कह रही है, बताइए कौन। देखिए तो देखो क्या बोला है, देखिए इसके पहले हम जो भी आपको दिया गया विकल्प हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला विकल्प है यहाँ पे पुत्री अपनी माँ से, फिर है पुत्र अपनी माँ से, फिर पुत्री अपनी चाची से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, मैं सबसे छोटी हूँ, छोटी यानी कि अब ये लड़की की बात हो रही है, यानी कि पुत्री किससे कह रही है, अपनी माँ से, यानी कि बच्चों इसका है पहला वाला उत्तर, ठीक है, क्योंकि इसमें मात भी बोला है ना। चलिए तो ये देखिए हम इसको पहले पर ही सही का निशान लगा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न, देखो माँ का आंचल पकड़कर पुत्री क्या कहना चाहती है, बताइए क्या कहना चाहती है। देखिए चलिए पहले हम विकल्प को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, फिर हमेशा माँ की गोद में बैठना चाहती है, हमेशा रोते रहना चाहती है, हमेशा गीत गाना चाहती है। तो देखिए बच्चों क्या कहना चाहती है आंचल पकड़कर, देखिए ये देखिए तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सुदामा तेरे साथ, ठीक है, फिरूं सदा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो
तो कौन सा हो, देखिए तो ये है बच्चों इसका पहला उत्तर, ठीक है, हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, ठीक है, तो ये इसका पहला वाला, ये इस पर लगा दीजिए आप सही का निशान, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बच्चों, देखिए माँ पुत्री को छलती है, क्या बताइए, छलती है छोटा बनाकर, बड़ा बनाकर, हंसकर या रोकर, बताइए कैसे। तो देखिए चलिए हम हमारे काव्यांश में इसका उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, देखिए बच्चों, तो ये है इसका उत्तर, देखिए बड़ा बनाकर है ना, तो ये है इसका बड़ा बनाकर इसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए ये रहा इसका दूसरा वाला, ठीक है, इस पे लगा दीजिए आप सही का निशान, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसका चौथा प्रश्न, माँ पुत्री के साथ कब तक फिरती रहती है, बताइए कब तक। चलिए विकल्प देखिए, जब तक वह चल फिर नहीं सकती, दूसरा जब तक वह खुद खाने नहीं लगती, जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों कब तक चलती फिरती है, बताइए। देखिए तो यहाँ पे ये देखो, तेरी गोद में सो तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, देखिए हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, क्या बोला है यहाँ पे, देखिए तू पीछे, क्या बोला है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखिए क्या बोला गया था इसमें, देखो बड़ा बनाकर, ठीक है, देखिए जब तक वह चल फिर नहीं सकती, जब तक बड़ी नहीं हो जाती, यानी कि बच्चों यही है इसका तीसरा उत्तर, ठीक है, ये है इसका तीसरा वाला उत्तर, इस पे लगा दीजिए सही का निशान, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों इसका पांचवा प्रश्न, देखिए फिरती का समानार्थी शब्द है, बताइए क्या पर्यायवाची है इसका, फिराती, हंसाती, फिर जाती या फिर चलती। तो देखिए फिरती यानी कि बच्चों चलती, यह इसका चौथा उत्तर, ठीक है। चलिए समझ आ गया। चलिए बच्चों देखिए हमने यहाँ पे सारे, देखिए इसका 2 काव्यांश जो कर लिए, ठीक है। अब देखिए काव्यांश 3, काव्यांश 4 और काव्यांश 5, ये जो है आपको खुद से पूर्ण करने हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे, है ना। मैं आशा करती हूँ कि अब आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए, बाय।